नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम वितान पाठ्य पुस्तिका से जो हमारा दूसरा चैप्टर है जूझ, उसमें उसके बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है और चैप्टर 2 हमने पिछले सेशन से ही स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी चीजें हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी कि उसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। वो कम से कम अपनी कक्षा 7वीं तक की पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है, उसको एक 7th क्लास तक की जो शिक्षा है वो भी उसे बहुत ज्यादा लगती है। क्योंकि वो 5th क्लास में ही एक साल उसका पीछे हो चुका है, वो अभी 5th क्लास में है। और उसके घर के जो उसके बड़े बुजुर्ग हैं, उसके पिताजी हैं, उसके दादाजी हैं, वो उसकी पढ़ाई के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो खेती का काम करना सीखे, घर के काम करना सीखे। तो किस तरह, क्या उस बच्चे की पढ़ने की जो इच्छा है वो पूरी हो पाएगी? क्या वो अपने पढ़ाई करने के इस लक्ष्य में कामयाब हो पाएगा? यही सारी चीजें जानने के लिए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ये चैप्टर हमें बताने वाला है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। तो जैसे कि आप सबने देखा कि हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था कि बच्चा अपने घर के बारे में बता रहा है कि गुड़ की खेती उनके गांव में की जाती है और सर्दियों में उनके घर पर कोहलू जो है लगता है, वो सबसे पहले लगता है, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग हैं, उसके दादा जो हैं, उसके पिताजी जो हैं, उनका मानना है कि अगर आप जल्दी कोहलू चलाएंगे तो उस समय बाजार में गुड़ की जो मांग होती है वो बहुत ज्यादा होती है और उसको आप ज्यादा रेटों में बेच सकते हैं। लेकिन थोड़ा देर बाद अगर हम शुरू करें तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसी प्रक्रिया में लग जाते हैं और बाजार में गुड़ की मात्रा जो है भरमार हो जाती है और उसके रेट गिर जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि ये सारी चीजें ये सारे काम पूरे होने के बाद वो अपनी माता से कहता है कि लगभग जो है हमारी खेतों का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। जनवरी फरवरी का टाइम आ गया है और मेरे पास 2-3 महीने हैं, मैं रिवीजन कर सकता हूँ अपनी इस क्लास का, 5th क्लास का, और साल के अंत में यानी कि मार्च अप्रैल में मैं एग्जाम देके जो 5th क्लास है उसको मैं पढ़ सकता हूँ और एक साल जो है मैं अपना बचा सकता हूं अपनी क्लास में। और इसके लिए वो अपनी माता को तो मना लेता है, लेकिन उसको पता है कि उसके पिताजी नहीं मानेंगे और इसी के लिए वो दत्ताजी राव जो है उनके गांव के जो मुखिया है उनके पास जाते हैं कि आप उनसे बुलवाइए पिताजी से कि बच्चे को पढ़ने दिया जाए, स्कूल जाने दिया जाए। तो ये सारी बातें उनके आपस में हो जाती हैं और वो बताकर आ जाते हैं कि आप मुझे बुला लीजिएगा जब इस तरह की बात वहां पर आएगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब बातें धीरे धीरे शुरू हुई। उनके पिताजी जो है वो दत्ताजी राव के पास पहुंच गए हैं और अब दत्ताजी राव और उनमें आपस में बातें हो रही हैं और तब तक वो जो लड़का है, वो जो बच्चा है, वो भी वहां पर पहुंच गया है, क्योंकि जैसे कि पहले से ही उन सब ने आपस में अपनी एक प्लानिंग की थी कि ऐसे ऐसे हम सारी चीजें करेंगे। पहले आप पिताजी को बुलाएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, फिर बातों बातों में अब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और फिर आप मुझसे बातें करेंगे और फिर आप मुझसे पढ़ाई के बारे में बातें करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है पहले ही उनके बीच हो चुकी थी। तो यहाँ पर जब उसके पिताजी दत्ताजी राव के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं, तो उसकी माँ से तुम रोटियां फटाफट बना लो और उस बच्चे का नाम है गणप्पा, और गणप्पा आए तो उसे खिलाकर खेतों में भेज देना। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें हुई, वो उनके पिताजी जो है वो दत्ताजी राव के पास गए। फिर
आधा घंटा बीत चुका था और माँ ने फिर गणप्पा से कहा, अब तू जा, कहना कि जीन ने बुलाया है, यानी कि आपको भोजन करने के लिए बुलाया है, खाना खाने के लिए बुलाया है। तो बच्चा जो है गणप्पा वो चला गया। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, यानी कि जो सरकार है, क्योंकि प्लानिंग पहले से हुई थी, सारी बातें पहले से चल रही थी कि क्या करना है। तो अब जब सरकार जो है यानी कि जो मुखिया है वो गणप्पा का ही इंतजार कर रहे थे ताकि वो उस टॉपिक को निकाल सके, उस बात को निकाल सके। क्यों आया रे छोरे, दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं भी बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। ये बात उसने बिल्कुल अपने पिताजी के ऊपर डाल दी, तो बिल्कुल सही बात थी क्योंकि उसी ने मना किया था। और ये सारी जैसे कि बातें प्लानिंग पहले से चल रही थी, इस तरह की बातें होनी है, तो बिल्कुल एकदम सही रास्ते पर सारी बातें चल रही थी। और जो दत्ताजी राव हैं उन्होंने उसी तरह की बातें निकाली थी। तो उन्होंने कहा कि दत्ताजी ने मना कर दिया, बच्चे ने कहा कि मुझे दत्ताजी ने पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि खेतों में पानी लगाने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा, क्यों रत्नप्पा? जी हाँ। फिर उसने उत्तर दिया, फिर तू क्या करता है? सरकार दादा से जिधर करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई का मट्ठा यानी कि देसाई का मट्ठा यानी कि खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किसी तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। यानी कि जो रत्नप्पा है वो बहुत ज्यादा आलसी किस्म का आदमी है, बहुत ही ज्यादा आलसी हो गया है। जब देसाई जी ने खेत छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिया खेतों में, तब फिर दत्ता जो है, दादा जो है, उसका भी मन काम में नहीं लगा और वो खेतों में मेहनत नहीं करता था, खेतों में अपनी लागत नहीं लगाता था और अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खेत में जोत देता था और गांव भर में दिन भर टहलता रहता था, दिन भर खुला घूमता रहता था और अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरे का जीवन बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। और ये सारे ताने उन्होंने रत्नप्पा को सुनाए कि तू अपने अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए, कि तुझे कोई कष्ट ना करना पड़े, तुझे कोई काम ना करना पड़े, उसके लिए इस छोटे बच्चे के जीवन को तू दांव पे लगा रहा है, इस छोटे बच्चे की बलि तू चढ़ा रहा है, जिसके अभी पढ़ने लिखने के दिन है, जिसके अभी खेलने कूदने के दिन है, जिसके अभी विद्यालय जाने के दिन है, तू उस बच्चे को परेशान कर रहा है। तो ये सारी बातें दादा ने रत्नप्पा को, सॉरी, दत्ताजी राव ने दादा यानी कि रत्नप्पा को सुनाई। दादा के हर एक तर्क का दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधे चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटे बच्चों का के ऊपर जो बाल श्रम का एक धब्बा लगा हुआ है कि उनसे काम कराया जाता है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर आज भी हमारे समाज में देखी जा सकती है। हमारे समाज में आप कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से रूबरू हो सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में, कि जो पिताजी होते हैं वो उनकी माता, दूसरे घरों में जो बच्चे होते हैं उनकी माताएं बहनें दूसरे घरों में काम करके पैसा लेकर आती हैं, किसी तरह वो बच्चों का पेट भरती हैं और पिताजी दिन भर घर में
पड़े पड़े आराम करते हैं और फिर बच्चों की पिटाई भी करते हैं, उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं। तो ये इस तरह का आप वातावरण आज भी समाज में देख सकते हैं। तो इसको हटाने का, इसको दूर करने का एक मेन तरीका ही है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा, इसका एक तोड़ है कि अगर समाज में अगर वो इंसान थोड़ा सा भी शिक्षित हो, अगर उसे थोड़ा सा भी शिक्षा के महत्व के बारे में पता हो कि आखिर शिक्षित होना हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है, तो वो कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह का गलत नहीं होने देगा, वो कभी अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देगा। चाहे उसके घर में कितने भी काम हो, वो स्वयं मेहनत करेगा लेकिन अपने बच्चों के ऊपर बोझ कभी नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सिचुएशन जो थी बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल अलग थी कि वो जो इंसान था, उनके पिताजी जो थे वो बहुत ज्यादा आलसी थे, उनको बहुत ज्यादा आलस उनके अंदर आ गया था। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उपाय जो गणप्पा और उसकी माँ थी उन दोनों ने निकाला, वो सारी बातें दत्ता जी को जाकर बता दी और फिर उन्होंने इस तरह की खरी खोटी उसके पिताजी को सुनाई और बच्चे से कहा कि तुम सुबह शाम, अगर ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, तुम मेरे घर पर आकर रहो, सुबह शाम तुमसे जो काम बन पड़ता है वो काम करो, दिन में स्कूल जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आगे, मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसीलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया। कैसी आदतें? चाहे जैसी, जहां वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, क्योंकि अब जो रत्नप्पा था उसने भी अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा बच्चे की भी शिकायतें की कि ये बहुत सारी गलत आदतों में पड़ गया था, जैसे घर के सामान बेच देता था और कभी कभी सिनेमा देखने चला जाता था, कभी खेलने चला जाता था, कभी गाय का चारा बेच दिया करता था। तो अब इस बात पर दत्ता जो दादा है वो अचानक उन्होंने सारी जो मन में भड़ास थी वो सारी निकाल दी और फिर उन्होंने कहा, दत्ता जी ने कहा, क्यों रे छोकरे? जी नहीं, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया और सारी बातें, क्योंकि जब उसके ऊपर देखिए उसका जो मोटिव था, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात होनी थी, एक बहुत ही अच्छी बात होनी थी कि उस बच्चे का जीवन सफल होने वाला था, वो स्कूल जाने वाला था, वो विद्यालय जाने वाला था और उसका बहुत ही एक मेन पॉइंट आ गया था कि कुछ उसकी तरफ से भी बातें उसके पिताजी ने कह डाली थी। तो अब बच्चे ने यहाँ पर सच झूठ कुछ भी थोड़ा बहुत सारी चीजें मिलाकर वहां पर बोल दी थी। तो इस झूठ को हम इतना ज्यादा बुरा नहीं यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि उसने जो भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ, निर्मल और साफ था और सबके हित में था। उसके सबसे पहले उसके अपने हित में था, उसके परिवार के हित में था, उसके गांव के हित में था, उसके समाज के हित में था, उसके देश के हित में था, क्योंकि वो एक शिक्षित मनुष्य बनने वाला था। देखिए, अगर कोई खराब इंसान हो तो क्या होता है कि कभी कभी उसकी वजह से सभी लोगों के ऊपर थोड़ा सा आंच आ जाती है, यानी कि कहते हैं ना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट, अगर एक शिक्षित व्यक्ति है आपके आसपास, तो आप हमेशा देखेंगे कि आपके आसपास का जो माहौल है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी बातें हर समय सीखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर होने वाली थी कि कल से बच्चे को विद्यालय जाने को मिलने वाला था, बच्चा विद्यालय जाने वाला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा झूठ अगर उसने बोल दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। लेकिन मैं आपको झूठ बोलने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हूं, आप इस
पूरे चैप्टर को पढ़िए। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, जितना जाना है, तो उसमें हमने केवल और केवल शिक्षा के महत्व के बारे में ही जाना है। तो यहाँ पर तो बहुत ही छोटी क्लास की बात हो रही है कि बच्चा अभी केवल 5th क्लास को पास करना चाहता है और वो कम से कम 7th क्लास तक तो पढ़ना ही चाहता है। लेकिन आप 12th क्लास में हैं, तो आपको इस बच्चे से ज्यादा, कहीं ज्यादा आपको शिक्षा के महत्व के बारे में पता चल चुका है और आपने अपने आने वाले जीवन के बारे में भी काफी कुछ सोच कर रखा है और आप सोचने के काबिल हो चुके हैं। अब आपस में फिर से बातें होने लगी। अब दत्ता जी कह रहे हैं, अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास हुआ है, ना पास नहीं हुआ है कभी, ना पास यानी कि फेल। तू अभी तक कभी भी फेल नहीं हुआ है, तो ये सारी बातें अब हो चुकी हैं, जो बातें उन्हें छोड़ दे और आगे का जो अपना समय है वो सारा अब तू अपनी पढ़ाई में लगा। जी नहीं, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसीलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या। अब दत्ता जी फिर से रत्नप्पा को समझाते हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, कभी कभी वो खेल भी सकता है, कभी कभी वो बाहर भी जा सकता है, कभी कभी वो सिनेमा भी देख सकता है, तो ये सारी चीजों के लिए आप उसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छुड़वा सकते हैं। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूं, कल से ही देखते हैं, एक आध वर्ष में कुछ सुधर जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चलता था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही वापस खेत में आ जाना। तो अब वहां पर तो, क्योंकि वहां पर दत्ता जी राव थे और रत्नप्पा की कुछ भी वहां पर चलने वाली नहीं थी, तो बच्चे ने वहां पर तो रत्नप्पा ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आके एक प्रॉमिस ले लिया, एक वचन ले लिया कि तू सुबह उठते ही सीधे खेत में जाएगा, वहां पर काम करेगा, उसके बाद घर से सुबह बैग लेकर आएगा और वहीं से विद्यालय जाएगा। देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि उसको पढ़ने के साथ साथ और भी घर की जिम्मेदारियों को उठाना है, उन कामों को करना है और उसमें भी सफल होना है। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है कि कितनी ज्यादा मेहनत उस बच्चे को पढ़ने के लिए करनी पड़ रही है। लेकिन आज का जो समय है वो शायद ऐसा नहीं है। आजकल आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे आप घर बैठे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। केवल और केवल आपको मन लगाने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, पढ़ने की इच्छा जगाने की आवश्यकता है। घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना है और कभी खेत में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना है। समझे? मंजूर है का? तो यहाँ पर उसने वचन ये ले लिया कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और कभी कभी अगर खेत में ज्यादा काम होगा तो तुम्हें विद्यालय से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह जो गणप्पा है उसने स्कूल जाने की परमिशन अपने दादाजी से ली, यानी कि अपने पिताजी से ली, और बहुत सारे इसमें उसको प्रॉमिसेस भी अपने पिताजी को देने पड़े। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा इच्छा उसके अंदर पढ़ने की है, कितनी ज्यादा ललक उसको विद्यालय जाने की है, कितना ज्यादा प्रेम उसको पुस्तकों से है। तो और भी इस पाठ में हमें बहुत सारी चीजें आगे सीखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।